दोस्तों क्या आपको पता है कि आप एक दिन में करीब 1.8 केजी फूड खा लेते हो और साल में लगभग 675 केजी फूड खा लेते हो और अपने जीवन भर में 48 टन। हमारी ही तरह सभी जीवित प्राणियों को भोजन की जरूरत होती है, लेकिन हम जो भोजन खाते हैं वो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। हमारा शरीर भोजन को इस रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है और जिस रूप में हमारा शरीर भोजन को इस्तेमाल कर सकता है उस रूप में बदलने के लिए हमें जरूरत होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़कर सिंपल सब्सटेंसेस में बदल देता है ताकि हमारा शरीर इन्हें आसानी से एब्जॉर्ब करके इस्तेमाल कर सके। एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत आगे की तरफ मुंह से होती है और इसका पिछला भाग पीछे की तरफ एनस से खुलता है। मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और इससे जुड़े ग्लैंड से मिलकर बना होता है। मुंह से लेकर एनस तक एलिमेंट्री कैनाल की कुल लंबाई लगभग 9 मीटर की होती है। ये लंबाई लगभग 3 मंजिल इमारत की लंबाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम एक आदमी के अंदर आखिर कैसे आ सकता है। असल में जो आंतें होती है ना, ये मुड़ी हुई होती हैं और इसीलिए इतनी लंबी होने के बावजूद भी ये हमारे पेट में आ जाती हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे इस पूरे 9 मीटर लंबे डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजर के बाहर आना होता है। दोस्तों आप सोचते होंगे कि डाइजेशन की शुरुआत हमारे पेट में होती है, लेकिन जैसे ही आप खाना मुंह में डालते हो डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। हमारे मुंह के अंदर जो जगह होती है उसे ओरल कैविटी कहते हैं, जहाँ पर कई सारे दांत और जीभ होती है जो हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। जब हम कुछ मनपसंद की चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हमारे भोजन के साथ मिल जाता है। असल में केवल पानी नहीं होता है, ये एक फ्लूइड है जिसे सलाइवा कहा जाता है। और ये सलाइवा कहाँ से आता है? सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड द्वारा मुंह में छोड़ा जाता है। इस सलाइवा का एक और काम है, ये भोजन को चिकना बनाता है ताकि हम इसे आसानी से निगल सकें। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक दिन में हमारे मुंह में करीब 1.5 लीटर सलाइवा बनता है? देखो सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं और ये मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर पचाना भी शुरू कर देता है। अब ये जो चबाया हुआ सलाइवा मिक्स्ड फूड है इसे हम बोलस कहते हैं और बोलस कब तक आएंगे? जब तक ये स्टमक में नहीं चला जाता। स्टमक में जाने के बाद और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होने के बाद इसी को हम काइम कहेंगे। अब इस बोलस को हम जीभ द्वारा पाइप में धकेल देते हैं जिसे फूड पाइप या ईसोफेगस कहा जाता है। यही पाइप मुंह को स्टमक यानी पेट से जोड़ती है, पर ये कोई सिंपल पाइप नहीं है जिसमें खाना ऊपर से डालो और वो नीचे आ जाएगा। इस पाइप की बाहरी परत मसल्स से बनी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो सकती है। इस पाइप से फूड कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के जरिए ट्रेवल करता है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं और ये ईसोफेगस में ही नहीं बल्कि पूरे डाइजेशन के रास्ते में होता है। अब यहाँ पे देखो पाइप का पीछे वाला जो हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्टेड है और जो आगे वाला हिस्सा है वो एक्सपेंडेड है और इस तरह पाइप फूड को पकड़े रहता है। और दोस्तों यही कारण है कि अगर आप उल्टे भी लटके हो ना तो भी खाना सीधा आपके पेट में ही जाएगा। तो हमने देखा कि ईसोफेगस में कैसे फूड आगे बढ़ता है। ईसोफेगस का एक छोर स्टमक में खुलता है और इसकी ओपनिंग में स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो फूड के स्टमक में चले जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ताकि स्टमक से कुछ भी वापस ईसोफेगस में न जा पाए। देखो स्टमक एक बड़ा ऑर्गन है और जब फूड इसमें एंटर करता है तो ये फैल जाता है। ईसोफेगस की ही तरह स्टमक की बाहरी परत मसल्स से बनी होती है। स्टमक की अंदरूनी दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन रिलीज करती है। इसके अलावा ये ग्लैंड्स म्यूकस को भी रिलीज करती हैं जिसका काम होता है स्टमक की दीवारों को एसिड के प्रभाव से बचाना। जब खाने की गंध हमारे नाक में जाती है या जब खाना स्टमक में जाता है तो स्टमक फैलता है तो ये एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि एक दिन में हमारे पेट में करीब 1 से 2 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस बनता है? दोस्तों अक्सर आपने लोगों को शिकायत करते हुए सुना होगा कि उन्हें एसिडिटी है। क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि एसिडिटी क्या होती है? स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम बनाता है जिसमें एंजाइम पेप्सिन आसानी से अपना काम कर पाता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस और स्टमक का मूवमेंट मिलकर खाने को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और कुछ हद तक पचा भी देते हैं और इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मास को काइम कहा जाता है। अब देखो जैसे स्टमक की एंट्री पर स्फिंक्टर मसल्स के कारण स्टमक से कुछ वापस नहीं जा सकता है, वैसे ही स्टमक के एग्जिट पे भी एक स्फिंक्टर मसल्स होती है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं और इसके खुलने पर स्टमक में से फूड थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसके लंबाई की वजह से नहीं बल्कि इसके पतले होने की वजह से कहा जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई अलग अलग जानवरों में अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल घास खाने वाले जानवरों में स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबी होती है क्योंकि घास को पचाना मुश्किल है। वहीं मांस खाने वाले जानवरों में इसकी लंबाई कम होती है क्योंकि मांस को पचाना आसान होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहाँ पर फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स पूरी तरह से डाइजेस्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंत तक पहुंचते पहुंचते खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है।
अब देखो, जब स्टमक में से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो दो ग्लैंड्स जूस सेक्रेट करती हैं, लिवर और पैनक्रियास। दोस्तों, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, पर क्या आपको पता है कि लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा और भारी अंदरूनी अंग है, जो हमारे पेट के राइट साइड में होता है। देखो, लीवर एक पीले हरे रंग का लिक्विड बनाता है जिसे बाइल कहते हैं, और ये लिक्विड टेम्परेरीली गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, और जब इसकी जरूरत होती है तो आप देखो ये पतली सी डक्ट है बाइल डक्ट। तो लीवर ने जो बाइल सेक्रेट किया है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहेगा, और जब इसकी जरूरत होगी तो ये बाइल डक्ट से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। देखो, बाइल का मेनली दो काम होता है। पहला काम तो ये है कि जो फूड स्टमक से बाहर आता है वो एसिडिक होता है, जिसे बाइल एल्कलाइन बनाता है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इसे आसानी से डाइजेस्ट कर पाए। और दूसरा काम ये करता है कि जो फूड स्टमक से बाहर आता है उसमें फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, जिन्हें ये बाइल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इस पर आसानी से काम कर सकें। अब यहाँ पर एक और ग्लैंड होती है, पैनक्रियास। ये ग्लैंड स्टमक के पीछे होती है। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करती है, जिसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लिपेज एंजाइम होते हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर भी ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, जो इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करती हैं, और इसमें मौजूद एंजाइम्स प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड में बदल देते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्सों जेजुनम और इलियम में होता है, और इलियम लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। ये पचा हुआ फूड इंटेस्टाइन की दीवारों से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का सरफेस होता है उसमें कई सारे फोल्ड्स बने होते हैं, और इसमें बहुत सारे उंगलियों जैसे प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें विली कहते हैं, और इनका क्या काम होता है, ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। प्रत्येक विली में ब्लड वेसल्स बने होते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करके बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचा देते हैं, जहां पर इसका इस्तेमाल एनर्जी के लिए, नए टिश्यू बनाने के लिए और पुराने टिश्यू को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। बचा हुआ अनएब्सॉर्ब्ड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन की सतह इसमें से कुछ बचा हुआ पानी एब्सॉर्ब कर लेती है। और फाइनली बचा हुआ मटेरियल एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ध्यान दीजिए, आपके एनस के एग्जिट पे भी स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जो आपके शरीर से वेस्ट के बाहर निकलने को कंट्रोल करती हैं।